हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 वर्ण विचार। भाषा की सबसे छोटी व अर्थवान ध्वनि को वर्ण कहते हैं, इसे अक्षर भी कहते हैं। तो देखो, जो भी सबसे छोटी ध्वनि होती है भाषा के, उसको हम वर्ण बोलते हैं और वर्ण को हम अक्षर भी कह सकते हैं। जैसे कमल, तो कमल कैसे कैसे बना है? कै प्लस ए प्लस मैं प्लस ए प्लस ले प्लस ए। तो इस सब वर्णों को मिलाकर हमारा क्या बना? एक शब्द, जिसको हम क्या बोलते हैं? कमल। देखो, भे आ रे ए ते आ, तो भारत। भारत कैसे बना? इन सबको मिलाकर हमारा क्या बना? भारत। तो उपरोक्त ध्वनियों को यदि हम टुकड़ों में विभाजित करना चाहें तो अधिक और अधिक टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जा सकता, अतः वर्ण या अक्षर और अधिक टुकड़ों में विभाजित ना होने वाली भाषा को मूल ध्वनि कहते हैं। अब देखो, हमने इसको सबसे ज्यादा मतलब तोड़ दिया, अब इससे ज्यादा हम इसको और विभाजित नहीं कर सकते, तो ये क्या हो जाएगी? ये हमारी मूल ध्वनि होती है। यह भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई होती है। क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब वर्णमाला। वर्णमाला का शाब्दिक अर्थ है वर्णों का समूह। तो देखो, वर्ण जहाँ पे बहुत सारे वर्ण मिले उनको क्या बोलेंगे? अब वर्णमाला। जिस प्रकार फूलों को पिरोकर माला बनाई जाती है, ठीक उसी प्रकार वर्णों अक्षरों को मिलाकर लिखने से वर्णमाला बनती है। देखो, जैसे फूल बनाकर हम क्या करते हैं? माला फूलों से तो बनती है, तो बहुत सारे फूलों से मिलाकर माला बनाई जाती है। उसी प्रकार बहुत सारे वर्णों या अक्षरों से मिलाकर हमारा क्या होता है? हमारी वर्णमाला बनती है। अर्थात वर्णों के क्रमबद्ध पिछले के ढंग को वर्णमाला कहते हैं। तो जैसे हम जिस तरह से उसको लिखते हैं, जिस तरीके से हम क्या करते हैं? वर्णों को लिखते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। हमारी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। स्वर, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, आयोग वहा। अब देखो, इसमें कौन कौन से आते हैं? ये सारे वर्ड हैं हमारे स्वर, और स्वर कितने होते हैं? 11। फिर क से लेके ह तक हमारे व्यंजन होते हैं, जिनकी संख्या 33 होती है। संयुक्त व्यंजन ये 4 होते हैं, 4 हमारे संयुक्त व्यंजन, तो हमारे आयोग है, और 2 हमारे विकसित व्यंजन होते हैं। तो टोटल हमारे कितने हुए मिला के? 52 व्यंजन। तो उच्चारण की दृष्टि से हिंदी वर्णमाला को निम्नलिखित 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है तथा जिन वर्णों का उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है, उसे स्वर कहते हैं। तो देखो, इसमें हमें बोलने में टाइम नहीं लगता, हम जल्दी से बोल देते हैं और किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। इसको क्या बोलते हैं? हम स्वर। और हमारी हिंदी में कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से? ए आ ई उ री ए ओ औ। फिर स्वरों के भेद। स्वरों को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ऋषभ स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो देखो, ऋषभ स्वर बोलते हैं जिसको सबसे कम टाइम लगता है बोलने में। जैसे जिन वर्णों का उच्चारण करने में सबसे कम समय लगता है, में हाँ ऋषभ स्वर कहते हैं। ऋषभ स्वर को मौन स्वर भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? मौन स्वर भी कह सकते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। जैसे ए ई ऊ नी, देखो इनका टाइम नहीं लग रहा। ए ई एकदम बोलते हैं ना फटाफट। फिर हिंदी में री का उच्चारण प्र री के रूप में होता है, तो इसको हम क्या करते हैं? छोटी री की तरह यूज करते हैं। दीर्घ स्वर क्या होगा? ये स्वर जिनका उच्चारण करने में ऋषभ स्वर से 2 गुना समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। तो देखो, इनके मुकाबले इनमें क्या लगेगा? 2 गुना समय लगेगा, मतलब 2 टाइम्स ज्यादा टाइम लगेगा। दीर्घ स्वर कितने होते हैं हमारे साथ? कौन कौन से? आ ई उ। हमें क्या लग रहा? बोलने में टाइम लग रहा है। फिर हमारा आता है प्लुत स्वर, इनमें और ज्यादा टाइम लगता है। ये स्वर जिनको उच्चारण करने में ऋषभ स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है। अब इसमें कितना टाइम लग रहा है? 3 गुना टाइम लगता है, मतलब 3 टाइम ज्यादा टाइम होगा। उनको हम क्या बोलेंगे? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का उच्चारण करने के लिए संस्कृत के स्वर के आगे 3 का अंक लिख दिया जाता है। जैसे ओ, तो ओ में क्या लिखा? हमने 3 लगा दिया, यानी ये वाला वर्ड क्या है? खिंचना है। इसको हमने रात टाइम तक बोला है। हिंदी में प्लुत स्वर का प्रचलन
ट्राई नहीं होता है। तो हिंदी में हम इसका ज़्यादा यूज नहीं करते, ज़्यादातर हमारा ये किसमें होता है, टीप स्वर हमारा संस्कृत में यूज किया जाता है। स्वरों की मात्रा, तो अब हम मात्रा पढ़ेंगे, जैसे किस स्वर की क्या मात्रा होती है। शब्दों को लिखते समय स्वर का प्रयोग निम्नलिखित दो रूप से किया जाता है, मूल रूप में और उसकी मात्राओं के रूप में। मूल रूप में प्रयुक्त होने वाले स्वरों में कोई अन्य स्वर सम्मिलित नहीं होता। अपने मूल रूप में प्रयुक्त होने वाले स्वर निम्नलिखित है। जैसे ये क्या है, इनमें कोई भी शब्द नहीं मिला हुआ, ये खुद के बने हुए हैं, इनमें किसी की जरूरत नहीं है। तो ऐसे क्या होंगे, जैसे आम, इत्र तथा ओस, ये शब्द क्या नॉर्मल है, किसी से जुड़े हुए नहीं। तो ये क्या अपने मूल रूप में ही यूज किए जा रहे हैं। मात्राओं में जैसे सती शब्दों में आ और ई, देखो इसमें क्या हो गया, इसमें मात्राएं जुड़ गई। स्वरों का प्रयोग मात्राओं के रूप में किया जाता है, जैसे स प्लस आ प्लस ते प्लस, तो तब क्या बनेगा हमारा सती। तो देखो ये तो नॉर्मल वर्ड थे, इसमें कोई मात्रा नहीं लगी थी, पर इसमें हमने क्या करी, मात्राएं जोड़ दी, तो ये क्या हो गए, मात्रा के रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। वैसे इस प्रकार जब स्वरों के साथ व्यंजनों का मेल कर दिया जाता है तो उन्हें स्वरों की मात्रा कहते हैं। देखो जब हम स्वरों को व्यंजन के साथ में लिखते हैं तो उनको क्या करते हैं, स्वरों की मात्रा है। अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती, जैसे देखो ए की क्या होगी, कोई भी मात्रा नहीं होगी। क्यों, क्योंकि किसी भी शब्द को पहले से ही लगा आता है। जैसे ये क्या होता है, आधा क्या में ए जोड़ेंगे तो हमारा वो पूरा क्या बन जाता है। तो इसीलिए अन्य स्वरों की मात्रा हमारी यहाँ पे दी गई है। यह होता है आ की मात्रा, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री ए ओ औ। तो ये छोटा ए होता है, ये बड़ा ए होता है। जैसे देखो कै चा जी जी, पो हो, ध्र घे पे चो पो। तो देखो ये क्या है, ये सब इनकी मात्रा दी गई है और ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। आयो वाह। स्वर तथा व्यंजन को अतिरिक्त हिंदी वर्णमाला में 3 अक्षर और होते हैं जिनका तालमेल न तो स्वर से है और ना ही व्यंजन। तो देखो कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जिनको न तो हम स्वर में काम कर सकते न व्यंजन में, इसको हम क्या बोलते हैं, आयो वाह। ये कौन कौन से अक्षर है, ए और देखो इसके ऊपर चंद्र बिंदु है, इसके ऊपर नॉर्मल बिंदु है और इसके आगे ए है, मतलब 2 विसर्ग हैं। तो ये अक्षर स्वरों तथा व्यंजनों में से किसी के साथ प्रयोग नहीं होते हैं, इनकी गति स्वतंत्र नहीं है, इसलिए इन स्वरों को इन स्वर भी नहीं कहा जा सकता। ये वर्ण आयोग वह क्या, तो ना तो इन्हें हम स्वर कह सकते हैं ना फिर व्यंजन कह सकते। तो इनकी गिनती कितनी होती है, 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से, ए और ऐसे विसर्ग वाले, 2 विसर्ग ना होगी या फिर चंद्र बिंदु की या फिर ऊपर होगा। देखो इस ऊपर वाले का नाम क्या होता है, अनुस्वार। तो अनुस्वार का उच्चारण स्वर के उपरांत किया जाता है। इसका उच्चारण करते समय ध्वनि केवल नाक से निकलती है, जैसे क, कंकड़, कंगान, कंजूस, कंस, कैसा रहा है जैसे हम नाक से बोल रहे हैं। तो और ये अनुस्वार का क्या होता है, चिन्ह होता है। अनुनासिक का होता है चंद्र बिंदु, इसका उच्चारण करते समय नाक और मुंह दोनों के साइड दो, तो मुंह का भी यूज होता है और नाक का भी, उन्हें अनुनासिक कहा जाता है। यह समस्त स्वरों के साथ उच्चारित किया जाता है, जैसे आँख, हंसना, जांचना, मांगना आदि। फिर विसर्ग, विसर्ग क्या कहते हैं, आगे 2 डॉट्स लगा दी जाती है। का प्रयोग अनुस्वार की तरह ये स्वर के बाद किया जाता है, इनका यूज भी स्वर के बाद होगा। इसका उच्चारण आधे स्वर की तरह होता है। अधिकतर इसका प्रयोग संस्कृत शब्दों में किया जाता है, जैसे प्रातः, नमः, दुपः आदि। फिर हम पढ़ेंगे व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी प्रश्वास मुख के किसी अवयव से बाधित होती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों को बोलते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, क्योंकि व्यंजनों की ध्वनि स्वतंत्र नहीं होती है। व्यंजन का से लेकर हाथ संख्या 33 होती है। तो देखो व्यंजन अकेले नहीं होते, व्यंजनों में क्या जुड़े हुए हैं, स्वर जुड़े हुए होते हैं। व्यंजन हमारे 4 तरह के होते हैं। पहला, वायु मार्ग में अवरोध के आधार पर व्यंजन के निम्नलिखित भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन और उत्क्षिप्त व्यंजन।
अब हम पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों को बोलते समय जीभ मुख के कंठ, ओष्ठ, मूर्धा, दांत, तालु आदि भागों में स्पर्श करती है वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो देखो स्पर्श मतलब क्या होता है? छूना। तो जब हमारे होठ, गले वगैरह, दांत को क्या करें, सबको टच करके हम क्या करें, किसी वर्ड को बोल पाए, तो उसको क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों के अंतर्गत निम्नलिखित 25 वर्ण आते हैं जिन्हें 5-5 करके डिवाइड किया गया है। तो देखो ये हमारे स्पर्श व्यंजन है सारे। कितने होते हैं? 25, 5-5 करके हमने बांट लिए गए। पहला होता है कावर्ग, चावर्ग, तीसरा टावर्ग, फिर टावर्ग और फिर पावर्ग। इनके पहले पहले लेटर से हमने क्या करते हैं, जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं वो ही उनके वर्गों पर नाम रख दिया। फिर अंतस्थ व्यंजन, वे व्यंजन जिनको बोलते समय जीभ, तालु, कंठ, ओष्ठ आदि का स्पर्श हो। तो स्पर्श तो होता है लेकिन पूर्ण स्पर्श नहीं हो पाता, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये अर्ध स्वर भी कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है, यौरा, लवा। तो देखो ये टच तो करते हैं पर पूरी तरह स्पर्श नहीं हो पाता, पूरी तरह टच नहीं कर पाते, तो इनको क्या बोलते हैं? अंतस्थ या फिर अर्ध स्वर, मतलब आधे स्वर। फिर ऊष्म व्यंजन, ये व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय वायु रगड़ खाकर कुछ गर्म हो जाती है तब मुख से बाहर निकलती है, उन्हें क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। जैसे श, श, स। देखो बोल के देखो, बोलते वक्त क्या लगेगा? ऐसा लगेगा जैसे हम सांस बाहर छोड़ रहे हैं, बाहर क्या आ रही है? हवा सी आ रही है। उत्सिक्त व्यंजन कौन से होंगे? दा और ठा हमारे कौन से होता है? उत्सिक्त व्यंजन। ये क्रमश डा और देखो इन्हीं के क्या है? इन्हीं के रूप है, बस इसमें क्या लगाते हैं? नीचे बिंदी लगाती, इसलिए इन्हें विकसित व्यंजन भी कहते हैं। वायु प्रक्षेप अर्थात मुख से निकलने वाली वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद हैं, अल्पप्रयाण व्यंजन और महाप्रयाण व्यंजन। अल्पप्राण व्यंजन कौन से होते हैं? वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय थोड़ा सा बल लगाना पड़ता है तथा हकार जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है, वे अल्पप्रयाण व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय, पांचवा तथा अंतस्थ वर्गों के 4 वर्ण अल्पप्रयाण व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क, ग, ड, च, झ, ये सारे क्या है? हमारे अल्पप्रयाण व्यंजन है। फिर महाप्रयाण व्यंजन, वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हकार जैसे ध्वनि उत्पन्न होती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। ऊष्म वर्ण तथा वर्गों के दूसरे और चौथे व्यंजन महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। जैसे ख, घ, छ, ये सारे हमारे क्या है? कौन से हैं हमारे सारे? महाप्राण व्यंजन। फिर हमारे आता है थर्ड, नाद के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद? तो 2 तरीके से बांटा गया है, संघोष और अघोष। नाद की दृष्टि से जब वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों में परस्पर कंपन उत्पन्न होता है तो उन्हें संघोष व्यंजन कहा जाता है। इनका उच्चारण करते समय यदि गले को हाथ से स्पर्श करे, तो जैसे गले को हाथ से स्पर्श करे तो ऐसा लगता है कंपन। कंपन मतलब कुछ कांपने का आवाज आ रहा, तो ऐसा लगता है कांपने का अनुभव होता है हमको। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ड संघोष व्यंजन होता है। तो देखो जैसे वर्ड हमने पढ़े थे ना, तो उनका 3rd, 4th और 5th लेटर क्या होगा? संघोष। जैसे ग, ऐसा लगे ना ग, ऐसे देखो टच करके देखो, ऐसा लग रहा है कुछ कांप रहा है, हमको वाइब्रेशन से सुनाई देगी। इनके अतिरिक्त समझ स्वर भी संघोष कहलाते हैं। फिर अघोष, तो वे ध्वनियां जिनको बोलते समय उनमें कंपन नहीं होता, उनको हम अघोष वर्ण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग अघोष व्यंजन होता है, श, श, स। तो ये क्या है? इनमें हमें सारे वर्गों का पहला और दूसरा वर्ण कौन सा होगा? अघोष, अघोष व्यंजन। इनमें क्या होता है? कंपन होता है, इनमें कंपन नहीं होता। जैसे क, ख, च, छ, ट, ट। फिर विशेष, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी शब्दों के शुद्ध उच्चारण की दृष्टि से क, ख, ग, छ, फ जैसे कुछ वर्णों के नीचे बिंदु लगाकर देखो। कुछ वैसे वर्ड हैं जो हिंदी व फारसी में और उर्दू, अंग्रेजी में यूज होते हैं, तो इन शब्दों के नीचे क्या लगाते हैं? हम बिंदी लगाते थे। जैसे कयामत, खरबूजा, गैरत, जुल्मी, फौरन,
तो ये क्या कैसे वर्ड्स बन जाते हैं हमारे उर्दू फारसी और अंग्रेजी। इनमें फ का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है तथा क ख ग का उच्चारण जिह्वा मूल गले से थोड़ा नीचे है। तो ऐसा लगता है जैसे हम थोड़ा गला तो ये, तो इससे थोड़ा सा नीचे से हम इसको बोल रहे हैं। फिर हमारे आते हैं संयुक्त व्यंजन। जब दो व्यंजनों को मिलाकर लिखा जाता है तब उनके मध्य में स्वर का प्रयोग नहीं किया जाता और इनका वास्तविक रूप समाप्त होकर नया रूप बना। देखिए इस नाम दो व्यंजन जोड़ते हैं, फिर एक नया शब्द बनता है, तो जो शब्द बनेगा वो क्या है, एक नया ही रूप ले लेता है। इस प्रकार के व्यंजन को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे का और शा बनेगा तो अब शाह बन जाता है, जैसे क्षण, क्षत्रिय, ये चारों हमारे क्या है, देखो दो व्यंजनों से बनाए और नए वर्ड्स बन गए। वर्णों का उच्चारण स्थान, अब हम बताएंगे कौन सा वर्ड कहाँ से बोला जाता है। जैसे वर्णों को मुख से बोले वाले स्थान को वर्णों का उच्चारण स्थान कहते हैं। जैसे जो शब्द कंठ से बोले जाते हैं उनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। देखो जैसे जो कंठ से बोले जाएंगे ऐसा लगता है कि हम यहाँ से बोलने वाले से बोल रहे हैं। अतः मुख से जिस भाग से वर्ण बोले जाते हैं उस भाग वर्ण को उच्चारण को स्थान कहलाता है। जैसे कै, ए, आ, कै, खे, गे, ये सारे क्या है, ये सारे वर्ग हमारे गले से बोले जाएंगे, कंठ से बोले जाएंगे, तो उनको हमने क्या नाम दे दिया, कंठ्य। ये सारे तालु, उनको हमने दे दिया तालव्य। ये सारे वर्ग मूर्धा, मूर्धन्य, दांत, दंत्य, ओष्ठ, ओष्ठ्य, कंठ तथा तालु, कंठ तालव्य, कंठ तथा ओष्ठ, कंठोष्ठ्य, दांत तथा ओष्ठ, दंतोष्ठ्य, मुख तथा नासिक, अनुनासिक। फिर हमारा आता है रा व्यंजन का संयोग। अब देखो रा को हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो रा व्यंजन का प्रयोग करने की दशा बड़ी ही निश्चित है, क्योंकि इसका प्रयोग कभी तो वर्ण के ऊपर तथा कभी वर्ग के नीचे। तो कभी तो हम इसको वर्ण के ऊपर लगा लेते हैं, कभी नीचे लगा लेते हैं। तो पहली स्थिति क्या होती है, यदि कोई व्यंजन वर्ण हलंत के रूप में रा से पूर्व आता है तो रा का प्रयोग उसके नीचे किया जाता है। जैसे पै, रे, ये, आ, तो प्रिया, तो इसमें हमने क्या यूज किया, रे का नीचे यूज किया है। जैसे क्रे, तो नीचे यूज किया है, इसमें विकृत में नीचे यूज। अब द्वितीय स्थिति, दूसरी स्थिति कौन सी आएगी, यदि कोई व्यंजन रा के बाद आता है तो अंतिम वर्ण के ऊपर उस वर्ग के अंतिम सिरे पर रा का प्रयोग होता है। जैसे रे, उसे क्या कहते हैं, रे। देखो जैसे धै, रे, में, तो रे हम पर आ जाएगा, अगले वाले वर्ड के ऊपर चला जाएगा, पर तो अगले वाले के ऊपर चला जाएगा। तो हम नीचे भी यूज कर सकते हैं और ऊपर भी यूज कर सकते हैं। फिर वर्ण संयोग, तो जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उसे वर्ण संयोग कहते हैं। जब क्या मिलेंगे, दो वर्ण एक साथ मिलेंगे, व्यंजन और स्वर का संयोग और व्यंजन और व्यंजन का संयोग। तो पहले तो व्यंजन और स्वर जब मिलेंगे तो क्या होगा, स्वर की सहायता के बिना किसी भी व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। तो अगर स्वर ही नहीं है तो हम किसी भी चीज का उच्चारण उसको बोल नहीं सकते, परंतु इसे लिखा जा सकता है। स्वर संयोग के बिना लिखे जाने वाले व्यंजन को हलंत कहते हैं। देखो अब जैसे कै, ए, तो क्या बनेगा, चे, उ, चु, पै, ए, पे, गे, ओ, गो। फिर अगर हम दो व्यंजनों को लिखेंगे तो ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, संयुक्ताक्षर और द्वैत व्यंजन। तो संयुक्ताक्षर कौन सा होगा, दो भी प्रकार के व्यंजन जब आपस में मिलते हैं, जब दो अलग अलग व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उनका मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। तो उनके जो मूल रूप है वो बदल जाते हैं। इसी परिवर्तन रूप को हम संयुक्ताक्षर व्यंजन कहते हैं। जैसे तय में या जोड़ेंगे तो त्या बन जाएगा, नय में या जोड़ेंगे न्या बनेगा और शा में का जोड़ेंगे शत बनेगा। फिर द्वित्वी व्यंजन, जब एक जैसे व्यंजन आपस में मिलते हैं, मतलब सेम एक जैसे, तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे क्या क्या, कै, चे, 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 जैसे पक्का, बच्चा, रस्सी, लज्जा आदि। तो इसमें अलग अलग जोड़ते हैं, इसमें एक जैसे वर्ड जोड़ते हैं। तो हमारा पाठ नहीं खत्म होता बच्चों, आई होप आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।